स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस या अध्ययन करने जा रहे हैं फिजिक्स कक्षा 12 के, ठीक है, जो यूपी बोर्ड की बुक है उसका जो लेसन है दूसरा पार्ट है, ठीक है। उस पार्ट का नाम जो है आपका बैद्यू फ्लक्स तथा गॉस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके हम सब पढ़ेंगे विधिवत, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। क्षेत्रफल वेक्टर, इससे पहले आपने पढ़ा होगा अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें आपने क्षेत्रफल को अदिश राशि पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अब क्षेत्रफल जो है सदिश राशि होने जा रही है। सदिश राशि होगी कैसे उसके बारे में देखिए कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें ये कोई आपका एरिया है, ठीक है, ये कोई आपका क्षेत्रफल है ए, ठीक है ना, कोई क्षेत्रफल ए है, ठीक है। अब इसका जो दिशा है, चूंकि ये सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा होगी, वो दिशा जो है इस क्षेत्रफल के लंबवत ठीक ऊपर की ओर, यानी ये, ठीक है, ये जो दिशा होगी वो आपका क्या होगा, वेक्टर ए। ये हालांकि केवल ए यानी ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, जबकि ये जो तीर लग गई है, तीर आप जानते हैं सदिश राशि के लिए लगती है, तो इसकी जो दिशा है क्षेत्रफल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी वो वेक्टर ए होगा। क्योंकि लंबवत है तो लंबवत के लिए हम एकांक सदिश यहाँ पे हम एन से डिनोट करते हैं, यानी ये एकांक सदिश है, इसको हम कहते हैं एकांक वेक्टर एन, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर ए है वो बराबर क्या होता है, ए इंटू एकांक वेक्टर एन, ठीक है। यानी क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का जो परिमाण है वो और एकांक सदिश एन जो है, ठीक है। यानी या इसको एकांक वेक्टर जो आपका एन है वो लंबवत है, यानी जो भी क्षेत्रफल है उस कोई भी अगर आप क्षेत्रफल है, सपोज दैट अगर ये आपका जो है जो बोर्ड है, अगर इसको मान ले कोई एरिया है तो इसकी दिशा किधर होगी, यानी यहाँ ऐसे, ये जो आपका पेन है इसके ठीक लंबवत इधर, या तो पीछे के एरिया लेंगे तो उधर होगी आपकी या इधर होगी, ठीक है। तो कोई भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में अदिश परिमाण के साथ साथ सदिश भी होता है, यानी सदिश उसकी दिशा भी होती है, उस क्षेत्रफल की दिशा भी होती है। और उस क्षेत्रफल की जो दिशा है उस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होती है। तो इसको आप याद रखें क्योंकि आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें इन सब का यूज है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल वेक्टर, यानी कोई भी किसी भी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और उसकी जो क्षेत्रफल की दिशा है वो उस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होती है। उसको प्रदर्शित हम ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर ए बराबर ए इंटू एकांक वेक्टर एन आपका, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। घन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, सॉलिड एंगल। ये देखते हैं कि घन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक आपका गोला लिया है, कोई गोला है, ठीक है, इसको आप गोला ले सकते हैं, ये कोई आपका गोला है, ठीक है, जिसका टोटल क्षेत्रफल आपका ए है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यानी घन कोण। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप गॉस की प्रमेय आप सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके लिए भी ज़रूरी है एक चीज़ और भी आपको जानना है, जैसे आप जानते हैं जो मूल राशियाँ हैं जिनके मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, उनमें से एक आठवां भी आपका मूल मात्रक आता है, वो इसी कोण का होता है, ठीक है। जैसे जो 7 मूल मात्रक हैं आपके, उसमें जो एक आपका कोण का मात्रक रेडियन होता है और उसके बाद एक आता है स्टेरेडियन। ये जो आपका घन कोण है इसी का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है।
तो ये हमने एक कोई गोला लिया हुआ, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए मतलब छोटा सा भाग, क्योंकि ये पूरा आपका ए है तो इसका एक छोटा सा भाग हमने क्या लिया है डी ए, और गोले का केंद्र क्या है ओ है। तो गोले के केंद्र से इस क्षेत्रफल की जो दूरी है उसको हमने आर से डिनोट किया, वो आपका क्या है आर है। अब इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा ये वैसा कोण नहीं होगा जैसा आप किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है समतली कोण, या दो रेखाओं से घिरी आकृति को कोण कहते हैं। समतली कोण होता है जब समतली मतलब एक समतल में हो, जैसे आपका बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, बोर्ड पे अगर कोई दो रेखाएं आप खींच दें, ये आपका समतल है। समतल में कोई भी एंगल आप क्रिएट कर सकते हैं। वृत्त भी आपका समतल पे ही बनता है और समतल में वृत्त आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है, समतल में बनेगा, तो उसके द्वारा जो एंगल बनता है वो समतली कोण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो कोण है वो समतली नहीं है, ये एंगल कुछ अलग टाइप्स का। जैसे आप देखे होंगे बड़े घरों में जो है झूमर लगाए जाते हैं, तो झूमर के जो शेप होता है, जैसे नीचे आपका चौड़ा होगा, फिर ऊपर जाके ऐसे छोटा पतला होते होते, एग्जाम्पल दें, जैसे ये देखिए आपका झूमर होता है ऐसे ऐसे बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर होता है झूमर का वो आपका कैसे होता है, वो आपका ऐसे ऐसे गोलादार, यानी यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका समतली नहीं है, ऐसे गोल की तरह, ठीक है। यही जो एंगल बनता है झूमर जो आपका एग्जाम्पल है उसका बेस्ट, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है इसी को घन कोण कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन अगर आपको देनी है तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, जैसे आपका एक गोला है, गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, यानी पूरा पृष्ठ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम छोटा सा पृष्ठ लिए हैं, यानी किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, यानी सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी एक बार फिर सुन लीजिए, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है या बनता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसको प्रदर्शित हम ओमेगा से करते हैं, किससे, ओमेगा। हालांकि ये छोटा है यहाँ पे, तो डी ओमेगा हमने डिनोट किया है। तो अगर डी ओमेगा को डिफाइन करें तो दो राशियों का अनुपात होता है, यानी डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपान आर स्क्वायर। तो अगर इसको फार्मूले से डिफाइन करना है, सूत्र से अगर इसको डिफाइन करना है, आपको परिभाषित करना है, तो उससे भी आप परिभाषित कर सकते हैं। यानी किसी भी गोले का जो जिसके द्वारा अंतरित घनकोण आपका बन रहा है, ठीक है, डी ए, यानी किसी गोले का पृष्ठ, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा या किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो उसके द्वारा अंतरित घनकोण एक स्टेरेडियन होगा। तो वो आपका स्टेरेडियन की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो मात्रक है घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। हालांकि जो कोण होते हैं समतली कोण उनका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है, लेकिन घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, घन कोण का जो मात्रक है, ठीक है, मात्रक आपका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, पहला इसकी डेफिनेशन कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, ठीक है, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र है डी ओमेगा, हालांकि छोटा पृष्ठ है तो हमने ओमेगा लिया है, डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए, क्योंकि क्षेत्रफल आपका डी ए ही लिया गया है, डी ए बटे आर स्क्वायर। एक चीज़ और कर सकते, अगर मान लीजिए पूरा पृष्ठ हम लेते हैं, ठीक है, पूरा अगर गोला ले लें तो आपको डी ओमेगा की जगह ओमेगा कर सकते हैं टोटल। तो ओमेगा बराबर डी ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बटे आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपका फार्मूला क्रिएट होगा। और पूरा गोल होगा तो, अगर पूरा गोले का क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, कोई भी आपका गोला उसका छोटा सा पृष्ठ अगर लेकर आप बना रहे हैं तो आप डी ओमेगा ही लिखें, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। एक चीज़ और याद रखनी है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपका सॉलिड एंगल यानी घन कोण का जो मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन की परिभाषा कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में, स्टेरेडियन की परिभाषा ये आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्टेरेडियन किसका मात्रक है,
तो घन कोण का मात्रक है, या उसका सूत्र पूछा जा सकता है, या तो इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये स्टेरेडियन की परिभाषा जो आपने फार्मूला यहाँ पे लिखा है डी ओमेगा इक्वल टू DA/r²। अगर इसी फार्मूले में सपोज दैट यदि हम मान लेते हैं DA=r², मतलब कि जो आपका क्षेत्रफल हम लिए हैं, ठीक है, वो क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, डी ओमेगा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी 1 स्टेरेडियन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा कट कर आपका। तो यहाँ से आप स्टेरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, ठीक है, यदि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो उसके द्वारा जो अंतरित घन कोण है वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो उस गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ऐसे भी एक बार फिर सुन लीजिए कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक्स। अगला टॉपिक आपका है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अभी इससे पहले आपने 2 टॉपिक पढ़ा, एक आपका क्षेत्रफल वेक्टर, दूसरा आपने पढ़ा घन कोण क्या होता है, उसका मात्रक, उसकी परिभाषा, स्टेरेडियन। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स आपका वैद्युत का ही एक गुण है। ठीक है, यानी वैद्युत राशि जो है, वैद्युत क्षेत्र, उसी का एक प्रॉपर्टी है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये जो तीर बनाया हुआ है, ठीक है, ये तीर आपका किसको डिनोट करता है? ई को। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, और ये जो तीर है वो क्या आपका है? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और इसी में एक काल्पनिक पृष्ठ हमने माना, एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये आपका एक पृष्ठ है, एक क्षेत्रफल है, वेक्टर है, एक क्षेत्रफल जो आपका क्या है? ए, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक पृष्ठ हमने माना है, और उसमें से, ठीक है, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग हमने कैलकुलेट किया है, DA माना है कि हमने माना DA का एक क्षेत्रफल है, इससे जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो आपका क्या है? E है। ठीक है ना, यानी इस एरिया से, यानी ये जो DA एरिया है, इससे निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आपका? E है। ठीक है, और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो इसकी जो दिशा भी होगी, दिशा इसकी ठीक लंबवत होगी, और लंबवत दिशा हमने मान लिया हो कि आपका है DA। अब वैद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले आपको याद रखना है वैद्युत फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई E से। किससे डिनोट करते हैं? फाई, और यहाँ पे सफिक्स रहेगा आपका E, फाई E से। इसको अब याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? फाई E से। ठीक है, तो फाई E बराबर, देखिए ध्यान से, इंटीग्रल आप जानते हैं, समाकलन कहते हैं हिंदी में। ये मैथ्स के टॉपिक्स में आपका जो दूसरी बुक है उसमें आपको मिलेगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो। अगर नहीं हैं तो समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, ये इंटीग्रल जो है लगभग आपका समेशन की तरह है। जैसे सिग्मा आपका होता है ना, सिग्मा, जैसे ये सिग्मा आपने पढ़ा होगा, समेशन जिसको बोलते हैं, योग, मतलब छोटे छोटे खंडों को जोड़कर बड़ा करने के लिए होता है। तो कुछ वैसे ही इसका भी गुण होता है, इस इंटीग्रल समाकलन का। तो यहाँ पे हमने छोटा सा भाग लिया है आपका एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्लोज्ड इंटीग्रल, अगर ये आपका सिग्मा है, और ये इंटीग्रल है किसका है? E.dA, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी एक आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र आपका एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ।
और जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसको आप जानते हैं, इसकी दिशा हमेशा लंबवत होती है क्षेत्रफल के। तो ये ई डॉट डी ए, और डॉट का मतलब क्या होता है आपका अदिश गुणनफल। ये दोनों सदिश राशियाँ, ये अदिश गुणनफल है। किसका है? एक क्षेत्रफल का है। तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल ए लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस ए का क्या मतलब है? इंटीग्रल जो कर रहे हैं यानी समाकलन किसका हो रहा है? किसी क्षेत्रफल ए का हो रहा है, और उसमें भी आपका एक छोटा सा खंड लिया गया है डी ए, जिससे वैद्युत बल रेखाएं क्या निकल रही हैं? ई निकल रही हैं। तो ये एक फार्मूला है आपका वैद्युत फ्लक्स का। यहाँ से इसकी डेफिनेशन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और भी इसके फार्मूले हैं। अब ये ई डॉट डी ए को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, बढ़ाएं, ठीक है ना, यानी ये आपका दोनों का परिणामी आपका क्या होगा? तो ये देखिए आपका फाई ई बराबर आपका होता है, ठीक है, ये डॉट यानी जो अदिश गुणनफल है इसको अगर हम तोड़ें तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा क्या होगा? ई डॉट डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए डॉट है, दोनों का अदिश गुणनफल है तो कॉस होता है, ठीक है। सदिश गुणनफल रहता है तो साइन आता है। आप पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे कक्षा 11 में आपका सदिश का एक चैप्टर है, उसमें है ये, ठीक है। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है जो उनके परिमाणों के गुणनफल के तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कॉस होता है। यानी यहाँ पे अगर फिगर में देखना चाहें तो देख सकते हैं, डी ए आपका इधर है और ई इधर है। हमें तो टोटल आपका वैद्युत फ्लक्स निकालना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो अगर सपोज दैट ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये आपका, अगर इसको हम त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज, तो ये आपका क्या आएगा? आधार आएगा। तो आधार बराबर क्या होता है? कर्ण गुणे कास थीटा। तो कर्ण गुणे कास थीटा यानी इस पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये आपका इसका फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स का। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी किसी बंद पृष्ठ से, बंद का मतलब ये आपका एक काल्पनिक क्लोज्ड सरफेस है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, अब निकल कौन रहा है? आप देख रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये भी डेफिनेशन है। यानी किसी बंद पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप है, ठीक है, संख्यात्मक माप ई, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन जो है आप इस फार्मूले पे क्रिएट कर सकते। ये तो वैसे भी आपका फार्मूला डेफिनेशन है, परिभाषित किया गया। या तो दूसरा डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि जो ई क्या आपका वैद्युत क्षेत्र है और डी ए क्या है आपका क्षेत्रफल वेक्टर है। तो ऐसे भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। एक बार डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब इसके हम यूनिट पे चलते हैं। इसका मात्रक या फिर इसका मात्रक देख लीजिए। इसका मात्रक क्या होता है? ई का, ठीक है। ई अगर इसका मात्रक निकालें, फाई ई का मात्रक, ठीक है ना। मात्रक आपको याद रखना है फाई। अब ई का मात्रक, ई बराबर आपको पता है, ई बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू होता है, ठीक है। यानी न्यूटन क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन बटे कूलाम इंटू डी एफ का क्या है? मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर। यानी फाई ई का मात्रक क्या हो गया? आपका मात्रक हो गया न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका मात्रक किसका हो गया? फाई ई का मात्रक हो गया। यानी वैद्युत फ्लक्स
यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखना है, फाई केवल बनाकर नहीं छोड़ना है, उसके बाद सफिक्स आपका ई होना चाहिए। अगर केवल फाई बनाएंगे तो आपका वैद्युत फ्लक्स डिफाइन नहीं होगा। अगर फाई ई की जगह एक आपका आगे आप पढ़ेंगे चुंबक, उसमें आपका बी आता है। क्या आता है आपका? बी आता है, ठीक है। तो बी को हम क्या कि यहाँ पे बी जो आपका हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स में चला जाता है, तो हमें वो चुंबकीय फ्लक्स जब बी लिखेंगे तो, हालांकि यहाँ पे ई है तो क्या होगा, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वैद्युत फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। मात्रक हो गया, बीमा भी आप यहाँ निकाल सकते हैं, न्यूटन की बीमा रख दीजिए, मीटर की बीमा, कूलाम की बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन इसकी क्या है, ये जो थीटा है, पहली कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू अगर 0 अंश हो, 0 डिग्री, ठीक है, हो तो फाई ई बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, तो फाई ई बराबर होगा ई डॉट डी ए, ठीक है, मैक्सिमम। दूसरा जो है, दूसरी कंडीशन है, यदि ई डॉट डी ए का मतलब ये है कि अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में लगे हों, एकदम 0 डिग्री पे, यानी इधर वैद्युत क्षेत्र उधर आपका चुंबकीय क्षेत्र हो। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, आपका एरिया है, इससे निकलने वाला, चूँकि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा ऐसे, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र मान लें वैसे ही निकल रहा है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा 0, तब आपका जो है वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी ए होगा, ठीक है। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इज 90 डिग्री का मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जैसे आपका जो है वैद्युत क्षेत्र इधर है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इधर है, क्या नाम है, ई है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर है, आपका डी ए, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो आपका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री कास 90, कास 90 का मान क्या होता है पता है, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, कास 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, यानी इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो है, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय क्या है, उसका डेरिवेशन, फिर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा 3 से 5 नंबर तक के बीच में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय क्या है, गॉस थ्योरम, ठीक है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। गॉस प्रमेय, इसका डेरिवेशन, इसका जो अनुप्रयोग है, ठीक है, व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा है, यानी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जिनका सूत्र का डेरिवेशन है आपके बुक में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है, ठीक है, गॉस प्रमेय क्या है। तो यहाँ पे हमने गॉस प्रमेय का फार्मूला लिखा है। अभी आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी पीछे हमने फाई ई का मेंशन किया था। फाई ई का मतलब क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल हमने बना दिया, इससे पहले हमने इंटीग्रल बनाया था ऐसे, ठीक है, ये आपका समाकलन था, ये हमने यहाँ पे लिखा था। अब ये यहाँ पे लिखने के बजाय, ठीक है, यहाँ पे गोला बना दिया गया, इसका मतलब हो गया एक बंद पृष्ठ, ठीक है, कोई एक बंद पृष्ठ होगा तो ये आपका गोला बन गया, बस, और कोई इसका मतलब नहीं है। तो एक आपका बंद पृष्ठ हो गया, और उसका क्या है, ई डॉट डी ए है। ई डॉट डी ए का मतलब क्या होता है आपका वैद्युत फ्लक्स, और वो वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, किसके बराबर होगा, वो होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। Q आपका आवेश है, एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं विद्युतशीलता है। तो डेफिनेशन आपको क्रिएट करनी है, सारी चीज़ें आपका वैद्युत फ्लक्स से ही है, रिलेटेड है। ये भी आपका वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत फ्लक्स का आपका फार्मूला है, और ये चीज़ें आपकी जो नई आई हैं जिसको हम गॉस प्रमेय के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को डिफाइन करना है तो ऐसे कहेंगे कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, क्योंकि ये काल्पनिक ही हमने इससे पहले बताया भी था पिछले वाले फिगर में, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि ये फाई ई क्या आपका है वैद्युत फ्लक्स है, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का
क्यू आपका क्या है, नेट आवेश, यानी उस पृष्ठ पर कितना आवेश है उसका कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है, यानी Q इंटू 1/ε0, ये आपका हो गया φe, ठीक है। यानी किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाला, बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का नेट, ठीक है ना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका क्या है, गॉस थ्योरम है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स आप याद रखेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय हो गई आपकी, ठीक है। अब हमें इस फार्मूले को डेरिवेट करना है। कैसे डेरिवेट करना है वो देखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, तो फिगर में आप देख रहे हैं साफ साफ आपको क्या नज़र आ रहा है। इसमें एक आपका क्षेत्रफल है जिसको हम ए मान लेते हैं, ये क्षेत्रफल ए है। इसका जो है ये केंद्र है इस पृष्ठ का, इस क्षेत्रफल का केंद्र वो है जिस पर पूरा आवेश जो आपका प्लस क्यू आवेश है। इससे r दूरी पर मान लेते हैं, ये दूरी क्या आपका है, r है, ठीक है। r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना, और इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है, वो क्षेत्रफल आपका क्या है, dA, वो क्षेत्रफल आपका क्या है, dA है। इसका जो दिशा है वो लंबवत ऐसे हो गई। अब इसमें से ये आपका वैद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है, जैसे आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो आपका ई है, तो हमने माना वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसके दिशा के बीच का एंगल क्या आपका है, थीटा है। इसको याद रखेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर यानी इन दोनों के बीच की दिशा क्या आपका, कोण क्या है, थीटा है। दोनों एक ही दिशा में होंगे, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा भाग है dA, पूरा आपका ए है, छोटा सा भाग dA है, जिसका इसके केंद्र से दूरी क्या आपका r है। इसके द्वारा जो अंतरित घन कोण है वो आपका क्या है, dA है। ये चीज़ें आपको फिगर में याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने उपपत्ति पर, ठीक है ना। प्रूफ, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इस फार्मूले को कैसे हम प्रूफ करेंगे उसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, जैसे टोटल इस पृष्ठ द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका फाई होगा। तो हम चूंकि छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ये छोटा सा एरिया आपका है, तो छोटे से एरिया का हम वैद्युत फ्लक्स निकालें, यानी dA जो है के द्वारा, ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, dA के द्वारा, क्योंकि पूरे पृष्ठ द्वारा निकाल लेंगे, dA के द्वारा निकालेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे d फाई ई। d इसलिए यहाँ पे लगा है क्योंकि हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, पूरा एरिया लेंगे तो फाई ई कहेंगे, ठीक है ना। छोटा सा एरिया लिखेंगे तो d फाई ई, तो d फाई बराबर आपको क्या पता है, ये पता है, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, ये आपको पता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। d फाई ई इक्वल टू, अब क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल E इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं, किसी आवेश, यानी ये आपका प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर बिंदु P पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला जो आप पढ़े होंगे, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R का स्क्वायर, यहाँ पे आप चाहे तो के भी कर सकते हैं, ठीक है, y निर्वात के लिए के कमाने को होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं, E की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, ठीक है, Q अपान R स्क्वायर इंटू आपका क्या हो गया, dA, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज़ें मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, पहले वेक्टर को हटाते हैं, ठीक है, पहले वेक्टर को हटा लीजिए, E डॉट dA। अब ये आपका क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA बराबर, हमने बताया था E डॉट dA बराबर होता है E dA cos थीटा। पहले इसको करिए इसके परिमाण के रूप में, E डॉट dA cos थीटा, ये कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो सदिश था उसको हमने अदिश में कर ले। अब यहाँ पे परिमाण में हम वैल्यू रखते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल E इक्वल टू आपको पता है 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर इंटू dA cos थीटा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्लोज इंटीग्रल, अब यहाँ से Q अपान 4πε0 इंटू, इसके बाद ये लिखेंगे dA cos थीटा अपान R स्क्वायर, ठीक है,
ये आपका हो गया डी फाई ई, यानी अभी छोटे से पृष्ठ द्वारा निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की ही बात कर रहे हैं, टोटल नहीं, ठीक है। टोटल कहेंगे तो फाई ई कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, ज़्यादा है नहीं, बस 2 लाइन और है। अब ये जो डी ए कॉस थीटा है, ठीक है ना, ये जो आपका डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये बराबर आपका क्या होगा, डी ओमेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इससे पहले पढ़ोगे डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर होता है आपका डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। ये डी ए कॉस थीटा जो क्या था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही था डी ए, क्योंकि अगर जीरो एंगल होता तो डी ए अपान आर स्क्वायर हो जाता वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि एंगल में है तो डी ए कॉस थीटा अपान एक आपका होगा डी ओमेगा, मतलब ये छोटे से भाग द्वारा जो अंतरित घन कोण है वो क्या आपका होगा, डी ओमेगा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाली इसमें रखते हैं, तो क्या होगा आपका डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ओमेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, देखिए अब हम पूरे पृष्ठ द्वारा, हालांकि अभी छोटा सा पृष्ठ हमने लिया है, अब पूरे पृष्ठ के द्वारा निकाला जाए, ठीक है ना, लिखेंगे इसलिए, ठीक है, पूरे पृष्ठ के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, वो अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई ई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डी फाई था, फाई हो गया, तो ये होगा क्या, इज इक्वल टू, ये देखिए क्यू अपान क्लोज इंटीग्रल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या करना है, क्लोज क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये क्लोज इंटीग्रल किसके साथ जाएगा आपका, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा के साथ, और ये आपका, इसको आप याद रखेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है आपका 4 पाई, ठीक है। ये 4 पाई आपका टोटल एंगल है। अब ये कैसे आया है, थोड़ा सा हम वापस आते हैं घन कोण में, ठीक है। घन कोण में आपने पढ़ा था डी ओमेगा, क्या पढ़ा था आपने, डी ओमेगा बराबर आपने पढ़ा था डी ए अपान आर स्क्वायर, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। यानी जो आपका पूरा गोला था उसका छोटा सा भाग हमने लिया था, छोटा सा पृष्ठ डी ए, जहाँ से केंद्र से दूरी आर थी, आर स्क्वायर हो गया, ये आपका घन कोण हो गया। अब अगर मान लें जो आपका पृष्ठ हमने लिया था वो टोटल आपका गोला हो, गोल हो, ठीक है, अगर वो गोला हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपका क्या आ गया 4 पाई। यानी किसी भी अगर कोई पृष्ठ है वो पूरा गोला है, गोल है, तो उसके द्वारा जो अंतरित घन कोण होगा वो कितना होगा, 4 पाई होगा। 4 पाई का मतलब कितना हो गया, 4 गुणे पाई का मान कितना होता है 180, तो हो गया 18 चौक 72, यानी 720 अंश। यानी कोई अगर गोला है उसके द्वारा जो अंतरित घन कोण होगा वो टोटल कितना होता है आपका 720 अंश होता है, इसलिए वो आपका ऐसे होता है गोल एकदम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डी ओमेगा बराबर 4 पाई कैसे आया है, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं आगे। अब ये 4 पाई हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका क्यू अपान क्या बचा एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर क्या आपका है फाई ई, यानी फाई ई इक्वल टू आपका हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका रहा गॉस थ्योरम का जो है डेरिवेशन प्रूफ, उत्पत्ति कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जब आएगा आपका उसमें जो है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद आपको पढ़ना है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग क्या है, उसके कोई काल्पनिक आपका बेलन है या कोई चादर है उसके आसपास वैद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाए,
ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज वीडियो जो है आपका पूरा हो चुका है, तो अगले वीडियो में जो है इसके आगे टॉपिक्स आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें ताकि जो है हम आगे और वीडियो बनाने के लिए जो है उत्सुक हों। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।